तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है और हर एक दिन एग्जाम में 24 घंटा घटा रहा है। यानी कि जैसे ही एक दिन पार होता है आपका एक दिन एग्जाम नजदीक आ जाता है। समझ गए। तो जैसे जैसे दिन ढल रहा है, जैसे जैसे प्यारे बच्चों दिन खत्म हो रहा है, वैसे वैसे आपका एग्जाम नजदीक आते जा रहा है। और जब एग्जाम नजदीक आते जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। समझ गए ना। पढ़ाई के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए। और इसलिए प्यारे बच्चों हमने ये निश्चय किया है कि निश्चय तो आज से ही था, लेकिन आज हम प्यारे बच्चों इसी टाइम में क्लास रख रहे हैं। लेकिन अगली क्लास से ध्यान रखिएगा, अगली क्लास से यानी कि आपका जो अगला क्लास होने वाला है कल से प्यारे बच्चों, आपका जो क्लास होगा वो शाम में, ध्यान रखिएगा, जो आपका कल का क्लास होगा वो शाम वाला क्लास का टाइम टेबल चेंज हो गया है। शाम का क्लास जो होगा प्यारे बच्चों, जो अभी 6:45 से चल रहा है ना, ये क्लास कल से अब 6 बजे चलेगा। ठीक है, 6 से 7 बजे कह लीजिए, 6 से 7:30 कह लीजिए। ठीक है ना। ये क्लास आपका शाम में चलेगा। और उसके अलावा आपका जो मैथ वाला क्लास प्यारे बच्चों 8:30 बजे से चलता था, वो क्लास अब 7:30 से चलेगा। 7:30 से 8:30 तक चलेगा। ठीक है ना। 8:30 या फिर 9 बजे तक कह लीजिए, आधा 1.5 घंटा का क्लास समझ लीजिए। तो ये प्यारे बच्चों आपका नया टाइम टेबल है। समझ गए। ये आपका नया टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के थ्रू कल से आप लोगों का क्लास होने वाला है। ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों कल से आपका नया टाइम टेबल रहेगा। हम आज ही चेंज करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन हमें लगा कि भाई कुछ बच्चे को अगर नहीं पता चलेगा तो वो बच्चे इंतजार करेंगे। तो इसलिए ना हम एक दिन का समय और दे देते हैं, ताकि सारे बच्चे एकदम अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, एडजस्ट हो जाएं, और तब जाकर के हम टाइम चेंज करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों नया टाइम टेबल है। शाम में क्लास 6 बजे से 7 बजे रहेगा और मैथ का क्लास 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ठीक है ना। इस टाइम में आप लोगों को जुड़ना है और इसी टाइम में प्यारे बच्चों अब कल से आपका लाइव क्लास होगा। चलिए, ये हो गया प्यारे बच्चों प्राइमरी चीज। अब चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस के ऊपर। प्यारे बच्चों आपको हम बता दें कि अगली क्लास में, ठीक है ना, मतलब इस क्लास में तो आपका ये वाला चैप्टर समाप्ति हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं जैव विकास समाप्ति हो जाएगा। और अगली एक क्लास में प्यारे बच्चों आपका जो लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण, वह भी हम समाप्त कर देंगे सिर्फ एक ही क्लास में। वो छोटा चैप्टर है। समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों आज अपना ये वाला चैप्टर आज अंतिम होने वाला है। ये वाला चैप्टर अपना आज समाप्त होने वाला है, याद रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 प्यारे बच्चों, आनुवांशिकता एवं जैव विकास का। और आप लोगों को पता है कि सबसे आसान भाषा में प्यारे बच्चों हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कल वाला क्लास में आप लोगों को हमें पता है कि भरपूर मजा आया था। बहुत सारे बच्चे नीचे वीडियो के नीचे आकर के कमेंट किए थे कि सर इसमें तो जनन चैप्टर से भी ज्यादा मजा आया। व्हाट्सएप मैसेज किए प्यारे बच्चों कि सर इसमें तो हमें जनन चैप्टर से भी ज्यादा मजा आया। ये अच्छी बात है प्यारे बच्चों कि हर एक चैप्टर में आप लोगों को मजा आ रहा है। अगर इसी तरीके का मजा अगर हर एक चैप्टर में आना शुरू हो जाए ना, तो फिर आपका हर एक चैप्टर आसान हो जाएगा, हर एक चैप्टर आपके लिए एकदम तुच्छ हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों आज के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज लगभग खत्म ही कर देंगे। लगभग क्या, आज समझ लीजिए खत्म हो गया ये चैप्टर आज। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात बता दें कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स में भी जुड़ जाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो क्रैश कोर्स में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो बच्चे क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि हम 45 दिन में पूरा कोर्स रिवाइज करवाने वाले हैं। ठीक है, 45 दिन में पूरा कोर्स रिवाइज करवाने वाले हैं, वो भी एकदम स्पेशल लाइव क्लास के साथ। एग्जाम मटेरियल एकदम आपको स्पेशल मिलेगा, जहां से क्वेश्चन लगभग टकरा जाएगा। उसके अलावा स्पेशल पीडीएफ हम आपको देंगे, टेस्ट वगैरह सुविधा देंगे प्यारे बच्चों। तो अनेक प्रकार का सुविधा हम देने वाले हैं। अब आप लोगों के लिए हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोगों के लिए हम अलग से प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। उस पर भी हमारा तैयारी चल रहा है और बहुत जल्द वो भी आपके सामने अब दिख जाएगा। चलिए इसके अलावा प्यारे बच्चों एक चीज और हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना।
इसके अलावा हम एक चीज और आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चीज है प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान से जरा देख लीजिए, ठीक है। ये देख रहे हैं कौन सा चैप्टर आपको आज नोट्स मिल गया? प्यारे बच्चों, हम आपको जनन चैप्टर का नोट्स आज प्रोवाइड करवा चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा 7वां नंबर चैप्टर ना, आनुवंशिकता एवं जैव विकास ना। हम आपको प्यारे बच्चों 6ठा नंबर चैप्टर तक का पूरा नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। अपने एप्लीकेशन में जाकर के देख लीजिएगा, जनन चैप्टर का नोट्स हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। ये नोट्स प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जनन चैप्टर का नोट्स हम आपको दे दिए हैं, अब जाकर के आप लोग इसको प्रिंट मरवा सकते हैं। आपको लगभग प्यारे बच्चों बायोलॉजी का पूरा नोट्स हो गया है। आज नाइट में हम आपको फिजिक्स का जो 2 चैप्टर लास्ट का बचा हुआ है वो दोनों चैप्टर का नोट्स दे देंगे, तो लगभग आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हिंदी वगैरह का जो नोट्स है ना, वो भी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि अब बुक वाला मटेरियल लगभग खत्म हो गया है हमारा काम, अब सिर्फ नोट्स ही आपको देना है। तो टॉपर बैच में जितने भी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं, उनको ये नोट्स हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं वो टॉपर बैच में जुड़ करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड के इस नोट्स से आप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, अगर टारगेट बोर्ड के इस नोट्स से आप पढ़ लेते हैं तो हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन। और एक और बात बता देते हैं, अगर टारगेट बोर्ड के इस नोट्स के साथ आप पढ़ाई करते हैं ना, तो प्यारे बच्चों ना तो आपको क्वेश्चन बैंक का जरूरत है और ना ही किसी गाइड का जरूरत है। कोई गाइड और कोई क्वेश्चन बैंक का जरूरत नहीं है। बस प्यारे बच्चों एक बार आप लोगों को क्या करना है, इस नोट्स से तैयारी कर लेनी है। अब समझ गए ना, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, टॉपर बैच में जुड़ करके ये नोट्स आप ले सकते हैं, आराम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आगे हम लोग देख रहे थे, पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे? पिछले क्लास में हम आपको जैव विकास के बारे में पढ़ाए थे ना, पिछले क्लास में जैव विकास के बारे में पढ़ाए थे, और मेंडली और ये मेंडल का दूसरा नियम भी आपको हम बता दिए थे पिछले क्लास में ही। पिछले क्लास में ही हम आपको मेंडल का दूसरा नियम भी बता दिए थे और जैव विकास के बारे में पढ़ा दिए थे। जैव विकास क्या होता है आपको बताए थे पिछले क्लास में। जैव विकास क्या होता है पिछले क्लास में बताए थे ना, कि जीव विज्ञान की जिस शाखा में जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि कहां से हमारा कहां से प्यारे बच्चों अनुवांशिक गुण मिलता जुलता है। इसके अलावा क्रमिक परिवर्तन, मतलब कि जीवों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, जैविक विकास कहते हैं। यानी कि जीव किस तरीके से विकास किया, इसके बारे में पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। और पिछले क्लास में हम आपको यह भी बता दिए थे कि हम लोग पहले क्या थे, चिंपैंजी थे, और चूंकि प्यारे बच्चों चिंपैंजी से हम लोगों का गुण मिलता जुलता है, समझ गए ना, 99% डीएनए जो है ना वो चिंपैंजी से हम लोगों का मिलता जुलता है, समझ गए। 1% डीएनए नहीं मिलता है, इसलिए ये चिंपैंजी ही रह गया और हम लोग आदमी बन गए, समझ गए ना। तो चिंपैंजी से हम लोगों का गुण मिलता जुलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से कुल आदमी का परिवर्तन हुआ, पहले चिंपैंजी था, धीरे धीरे करके वो आदमी में परिवर्तित हुआ। इसके अलावा उपार्जित गुण के बारे में हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे। उपार्जित गुण क्या होता है, जो गुण बाहरी जलवायु और वातावरण के अनुसार हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट डालता है, उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, उपार्जित गुण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उपार्जित गुण कहते हैं। ये हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे। उपार्जित गुण और आनुवांशिक गुण, ठीक है ना, जो गुण माता पिता से हमारे शरीर के अंदर आता है, जो गुण या जो लक्षण हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आता है, उस लक्षण को, उस गुण को प्यारे बच्चों अनुवांशिक गुण कहा जाता है। बताए थे ना हम आपको, बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। ये प्यारे बच्चों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लमार्कवाद भी पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अच्छा, लमार्कवाद समझने के लिए आपको हम समझाए थे पहले उपार्जित गुण। उपार्जित गुण क्या होता है, जो गुण बाहरी जलवायु और वातावरण के अनुसार हमारे शरीर में बदलाव लाता है। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक लोहार है, समझ गए ना। लोहार क्या करता है, ये वाला हथौड़ा खूब हाथ से पीटता है, समझ गया ना। तो हथौड़ा इस हाथ से चलाते लोहार का जो ये वाला हाथ होता है ना, उसका मसल्स एकदम हार्ड हो जाता है, मतलब इस हाथ में ज्यादा ताकत हो जाता है और ये वाला हाथ कम ताकत होता है, समझ गए ना। लोहार का, अधिकतर लोहार का देखिएगा ना, इस हाथ में ज्यादा ताकत होगा, इस हाथ में कम ताकत होगा, क्योंकि इस हाथ से ना वो लगातार क्या करता है, हथौड़ा चलाता है, तो इसका एक्सरसाइज होता है और इसका मसल्स क्या होता है, ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये हुआ क्या, उपार्जित गुण। तो क्या ऐसा संभव है कि लोहार का बेटा का भी ये वाला हाथ मजबूत हो जाएगा? नहीं ना, लोहार का बेटा का मजबूत नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर से उपार्जित किया गया, ये जन्म के साथ नहीं था, समझ गए ना। तो उपार्जित गुण वंशानुगत नहीं होते हैं। लेकिन लैमार्क साहब ये बात बोल दिए कि नहीं भाई,
उपार्जित गुण भी क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। समझ गए ना, लेमार्क साहब ये बोले कि उपार्जित गुण भी क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब लेमार्क ये बात बोले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया और बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर के ना इस बात का खंडन कर दिया। खंडन करने के लिए क्या किया सब वैज्ञानिक, खंडन करने के लिए चूहा लिया, चूहा का पूंछ काट दिया और पूंछ काट करके और चूहिया के साथ जनन करवाया। उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसको देखा कि भाई पूंछ के साथ पैदा हो रहा है। इस प्रकार से वो 21 पीढ़ी तक किया, लेकिन 21 पीढ़ी तक करने के बाद भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना पूंछ का कोई चूहा का बच्चा जन्म लिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब कभी ऐसा नहीं हुआ तब लोगों ने समझ गया कि नहीं भाई, लेमार्क का जो सिद्धांत है ना, लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल गलत सिद्धांत है, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए ना। तो ये हो गया लेमार्कवाद का सिद्धांत, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। उसके बाद प्यारे बच्चों पढ़ना है डार्विनवाद। समझ गए ना, डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डार्विनवाद का सिद्धांत। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे डार्विनवाद का जो सिद्धांत है ना वो प्राकृतिक चयन के आधार पर है। समझ गए ना, डार्विनवाद का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों ये क्या है, प्राकृतिक चयन है। क्या है, प्राकृतिक चयन है। समझ गए ना, डार्विनवाद का जो सिद्धांत है ये क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। अब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या कहता है जरा बताइए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि वैसा जीव, समझ गए ना, वैसे जीव जो प्रकृति के अनुसार ढल गए, प्रकृति के अनुसार बदल गए, उनका तो अस्तित्व बच गया, लेकिन जो जीव प्रकृति के अनुसार नहीं बदले वो खत्म हो गए। समझ गए ना, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। समझ में आया। तो जो जीव प्रकृति के अनुसार नहीं बदले उनका अस्तित्व खत्म हो गया, और जो जीव प्रकृति के अनुसार बदल गए वो आज भी हैं। जैसे प्यारे बच्चों आप सोच करके देखिए, डायनासोर आज से करोड़ों वर्ष पहले था, डायनासोर था ना, लेकिन वो प्रकृति के अनुसार नहीं ढला, धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया। समझ गए। तो जो जीव प्रकृति के अनुसार नहीं ढला वो खत्म हो गया, और जो जीव प्रकृति के अनुसार ढल गया वो आज भी जीवित है। आप लोग देख रहे हैं तो संसार में वो भी आज भी हैं। समझ गए ना। तो डार्विनवाद का सिद्धांत यही कहता है, क्या कहता है कि प्रकृति चुनाव करते हैं, प्रकृति चुनाव करते हैं कि कौन जीव हमारे अनुसार ढल रहा है और कौन जीव हमारे अनुसार नहीं ढल रहा है। जो जीव प्रकृति के अनुसार ढल रहा है वो जीवित है, और जो जीव प्रकृति के अनुसार नहीं ढल रहा है उसका अस्तित्व खत्म हो गया। समझ गए ना। तो ये है प्यारे बच्चों डार्विनवाद। अच्छा, अब डार्विन कौन थे? डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ध्यान रखिएगा, डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन का पूरा नाम क्या है? डार्विन का पूरा नाम जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनका जन्म हुआ था 1809 में और मृत्यु हो गया 1882 में। ठीक है, डार्विनवाद का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया, और डार्विन का जन्म हुआ था 1809 में और मृत्यु हो गया 1882 ईस्वी में। यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। समझ गए ना, मतलब इंग्लैंड के थे। अंग्रेज कहां के था? इंग्लैंड के था ना। तो यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, और डार्विन ने जैव विकास के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना, डार्विनवाद भी कहते हैं या फिर प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, यानी कि प्राकृतिक चुनाव किया उसके बाद प्राणी का विकास हुआ, उसे ही डार्विनवाद कहा जाता है। समझ गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये डार्विन कहां के थे? अभी हम यहां पर क्या बताएं, अंग्रेज वैज्ञानिक। अंग्रेज वैज्ञानिक यानी कि इंग्लैंड के थे। समझ गए ना, अंग्रेज वैज्ञानिक यानी कि इंग्लैंड के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डार्विन क्या बोले थे? डार्विन बोले थे कि दुनिया में किसी भी जीव की 2 प्रजातियां पाई जाती है। दुनिया में कोई भी जीव है ना, उसका 2 प्रजाति है, जिसमें पहले प्रकार के प्राणी अयोग्य होते हैं। अयोग्य कहने का मतलब कि जो योग्य नहीं है, प्रकृति के जो योग्य नहीं है उसे अयोग्य कहा जाता है। समझ गए ना, प्रकृति के जो योग्य नहीं है उसे अयोग्य। तो डार्विन कहे थे, ये डार्विन का चित्र है, डार्विन ये कहे थे कि पहले प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो अयोग्य होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो योग्य होते हैं। ठीक है ना, पहले प्रकार के प्राणी क्या होते हैं? अयोग्य होते हैं, और दूसरे प्रकार के प्राणी योग्य होते हैं। अयोग्य गुण वाले जो जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो योग्य है ही नहीं वो बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो जो अयोग्य है ना उसका गुण नष्ट हो जाता है, और जो योग्य है प्यारे बच्चों वो जीव जीवित रह जाते हैं। समझ गए। सर्वेश आप कमेंट ना करें, आपका हम कमेंट देख लिए हैं। आपदा प्रबंधन का नोट्स आपको मिल जाएगा बाबू, कल तक मिल जाएगा आपको आपदा प्रबंधन का नोट्स, फिजिक्स का नोट्स, आपदा प्रबंधन का नोट्स, और भी जितने भी सारे नोट्स बचे हुए हैं ना, टोटल अब आपको हम 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। चिंता मत करिए, सब कुछ हम आपको टॉपर बैच में दे देंगे। ठीक है ना।
तो योग्य गुण वाले जीव जीवित रह जाते हैं, अर्थात प्रकृति अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यानी कि जो प्रकृति है वो वह अयोग्य और प्रतिकूल, ध्यान रखिएगा, अयोग्य और प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। याद रहेगा? बताइए। तो डार्विनवाद का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यह समझ लीजिए। डार्विनवाद के सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। याद रहेगा? डार्विनवाद के सिद्धांत को प्रकृति चयन का सिद्धांत कहा जाता है। जल्दी से बताइए, याद रहेगा? डार्विनवाद के सिद्धांत को प्रकृति चयन का सिद्धांत कहा जाता है। प्रकृति मतलब प्रकृति, नेचुरल, और चयन मतलब चुनाव करना। यानी कि प्रकृति जिसको योग्य समझती है उसका चुनाव कर लेती है और उसी का अस्तित्व कायम रखती है, और जो अयोग्य होते हैं, जो जीने के लायक नहीं होते हैं ना, प्रकृति उसका अस्तित्व खत्म कर देता है। तो ये सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। इसलिए प्रकृति चयन के सिद्धांत का दूसरा नाम डार्विनवाद का सिद्धांत भी है। समझ गए? सारे बच्चे समझ गए ना? जल्दी से बताइए। यस सर। अब प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक पढ़ना है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, साइंस हम कह सकते हैं कि विज्ञान का ऐसा मानना है कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई वो समुद्र में हुई, जल में हुई। समझ गए ना? बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है, हम आपको पिछले क्लास में यह भी बताए थे कि नील नदी के पानी से जीवों की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि नील नदी के पानी से, किसके? नील नदी के पानी से। ऐसा कहा जाता है कि नील नदी के पानी में एक गुण होता है, अगर उस गुण के तहत नील नदी के पानी को कुछ दिन के लिए ना अगर सामान्य वातावरण में रखा जाए तो इससे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और वही सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जो होते हैं वो धीरे धीरे 2 कोशिकीय बन गया, फिर 3 कोशिकीय, फिर 4 कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय बन गया। समझ गए ना? तो कहा जाता है कि जीवों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई। शुरुआत में जब हजारों करोड़ों वर्ष पहले चले जाएं, समझ गए ना, जब करोड़ों वर्ष पहले चले जाएं तो पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन नहीं था। समझ गए? जब करोड़ों वर्ष पहले चले जाएं तो पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन नहीं था। कोई ऐसा प्राकृतिक घटना घटा, सिर्फ यहां पर क्या था जी? नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, मीथेन था, ये सब गैस था। समझ गए ना? कभी ऐसा प्राकृतिक घटना घटा, बहुत तेज गति से आंधी तूफान, पता नहीं क्या क्या आया, आपस में जो पत्थर थे वो टकराए। देखिए, कहीं कहीं पर तो ये भी मिल जाता है ना कि बहुत समय पहले, यानी कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का जो तापमान था वो कई 100 गुना ज्यादा टेम्परेचर में था। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर था ना कि पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। समझ गए? इतना ज्यादा टेम्परेचर था। लेकिन फिर धीरे 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 कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत कम हो गया, बहुत कम पृथ्वी का टेम्परेचर हो गया। इतना ज्यादा कम हो गया कि फिर भी जीवन संभव नहीं था, माइनस में चला गया। तो जब माइनस में भी चल जाएगा तो जीवन संभव है? नहीं संभव है। फिर जाके धीरे धीरे कुछ और ऐसा परिवर्तन हुआ कि सामान्य टेम्परेचर आया। जब सामान्य टेम्परेचर आया तो समुद्र में छोटे छोटे जीव उत्पन्न हुए। समझ गए ना? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए, एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए। ठीक है? और वहीं एक कोशिकीय जीव विभिन्नता के कारण, किसके कारण? विभिन्नता के कारण अलग अलग हो गए, और कुछ जीव जो है ना वो अलग तरीके से विकास कर गए, कुछ जीव अलग तरीके से विकास कर गए। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी सारे जीव हैं उनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, जल से हुई है। समझ गए ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह भी कहा जाता है कि जितने भी सारे जीव हैं उनका पूर्वज सब एक ही है। पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे। यह भी कहा जाता है कि जितने भी सारे जीव हैं सब का पूर्वज जो है ना वो एक ही है। समझ गए? पूर्वज सबका सेम ही है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ गुण मिलता है। कैसे मिलता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना? लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? तो देखिएगा जरा ध्यान से। डार्विन एवं मिलर के अनुसार पहले पृथ्वी गर्म गोले के रूप में जन्मी। अभी आपको क्या बताया कि बहुत समय पहले पृथ्वी समझिए कि एकदम गर्म गोला था, मतलब बहुत ज्यादा यहां का टेम्परेचर था। तो बहुत समय पहले डार्विन के अनुसार, डार्विन कहते हैं कि बहुत समय पहले, देखिए जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है तो डार्विन दिए ही हैं। इसके अलावा एक वैज्ञानिक है मिलर। अच्छा, मिलर तो लिखिए दिए है ना, डार्विन एवं मिलर। ठीक है ना? डार्विन एवं मिलर 2 वैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार पृथ्वी सबसे पहले क्या था? गर्म गोले के रूप में था, एकदम गर्म गोला था। समझ गए ना? उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई,
फिर पृथ्वी क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ, तब इसका वातावरण बना, ठीक है ना, तब इसका वातावरण बना, और वातावरण में उपस्थित तत्वों के संयोग से सरल यौगिक और उनके जटिल यौगिक बने, ठीक है। वातावरण धीरे 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 करके जब सही हुआ तो जटिल यौगिक बने। इस यौगिकों में जीवन के आधार पर अणु जैसे जल हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, नाभिकीय अम्ल आदि भी थे, ठीक है। इस अणुओं के घनीभूत होने पर आकस्मिक रूप से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, यानी कि जब ये सब कुछ मिले, अमीनो अम्ल, जल, ये सब कुछ मिले, तो अचानक से कुछ सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो गई, समझ गए ना। ये जल में हुई, और सूक्ष्म जीव की जब उत्पत्ति हुई तो वही सूक्ष्म जीव, ध्यान रखिएगा, वही सूक्ष्म जीव जैव विकास किया, और जैव विकास की प्रक्रिया के द्वारा मानव सहित सभी जीवों को जन्म दिया। तो ऐसा कहा जाता है प्यारे बच्चों कि पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई थी ना, वो सूक्ष्म जीव के रूप में हुई थी, एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई थी, और वही एक कोशिकीय जीव धीरे 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 करके सब प्राणी बन गया। यानी कि आज पृथ्वी पर जितने भी प्राणी आप देख रहे हैं, आज पृथ्वी पर जितने भी प्राणी, जितने भी जीव जंतु आप देख रहे हैं, सब की उत्पत्ति सूक्ष्म जीव से ही हुई है। यहां तक कि मानव की भी उत्पत्ति सूक्ष्म जीव के कारण ही हुआ है। लेकिन अंतर यह हुआ, हमारा विभिन्नता अलग था, हमारा रहन सहन परिवेश अलग हुआ तो हम मानव बन गए, किसी का परिवेश अलग हुआ तो कोई कुत्ता बन गया, किसी का अलग परिवेश हुआ तो भैंस बन गया, किसी का अलग परिवेश हुआ तो कीटाणु बन गया, समझ गए ना। तो सबका उत्पत्ति अगर करोड़ों वर्ष पहले चले जाए ना, तो सबका उत्पत्ति सूक्ष्म जीव के कारण ही हुआ है, समझ गए ना। डायनासोर के बारे में कहा जाता है कि जो करोड़ों वर्ष पहले, चूंकि डायनासोर का जब जीवाश्म मिला था, अभी जीवाश्म के बारे में भी पढ़ाएंगे, डायनासोर का जीवाश्म मतलब होता है कि पृथ्वी के नीचे, पत्थरों के नीचे कहीं दबा हुआ हड्डी, तो उस जीवाश्म से यह पता लगाया गया कि डायनासोर पृथ्वी पर कई एक करोड़ वर्ष पहले था, समझ गए ना। और इतना बड़ा बड़ा हड्डी मिलता है जिससे यह पता लगाया जाता है कि डायनासोर बहुत विशालकाय था, समझ गए ना, बहुत विशालकाय था, समझ गए। तो ये कैसे पता चलता है जी, बहुत करोड़ों वर्ष पहले की हड्डियों से पता चलता है, यानी कि बहुत करोड़ साल पहले जीवों की उत्पत्ति हुआ होगा, ठीक है ना, कई एक अरब साल पहले जीवों की उत्पत्ति हुआ होगा, समझ गए। और वो सूक्ष्म जीव के रूप में हुआ, और सूक्ष्म जीव धीरे 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 करके विकास किया। अच्छा, ये जो डार्विन और मिलर जो है ना, यह एक प्रयोग भी किए थे, जिसमें पहले ऑक्सीजन को नहीं लिए, मतलब कह सकते हैं कि खुद अपने लाइब्रेरी में कृत्रिम तरीके से प्रयोग किए, और उस प्रयोग में ये देखे थे कि हाँ सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो जाती है, समझ गए ना। ये प्रयोग में अपने देखे कि हाँ भाई सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये प्यारे बच्चों ऑलरेडी प्रयोग कर चुके हैं, कौन, डार्विन और मिलर, समझ गए ना। डार्विन और मिलर ये प्रयोग खुद कर चुके हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप लोग बता दीजिएगा ना। अगर पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जीवों की उत्पत्ति के ही संदर्भ में हमें पढ़ना है जाति उद्भवन। क्या पढ़ना है, जाति उद्भवन। जाति उद्भवन क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। जाति उद्भवन क्या है, जाति उद्भवन, देखिएगा जरा ध्यान से। पिछले क्लास में हम आपको जाति उद्भवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करके बताए थे। जैसे मान लिया जाए ना कि ये ढेर सारा प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि ये ढेर सारा क्या है जी, सूक्ष्म जीव है, ये ढेर सारा सूक्ष्म जीव है। किसी कारणवश हम एक कारण मान लेते हैं कि यहां से पृथ्वी फट गया, समझ गए, यहां से पृथ्वी क्या हो गया जी, फट गया। या फिर कोई ऐसा कारण आया जिसके वजह से इधर वाले जीव अलग हो गए और इधर वाले जीव अलग हो गए, समझ गए ना। कुछ ऐसा कारण आया जिस कारण की वजह से इधर वाले जीव अलग हो गए और इधर वाले जीव अलग हो गए, समझ रहे हैं बातों को ना। तो ये हुआ प्यारे बच्चों कि दोनों जीव क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब देखिएगा, जब इधर और इधर दोनों में बंट गए तो इधर का वातावरण कुछ अलग रहा, इधर का वातावरण कुछ अलग रहा और इधर का वातावरण कुछ अलग रहा, समझ गए। इधर का वातावरण अलग और इधर का वातावरण कुछ अलग रहा, ठीक है ना। तो जब दोनों जीव आपस में बट गए तो इधर का वातावरण अलग, इधर का वातावरण अलग रहा, तो इधर के जीवों का जो विकास हुआ, इधर के जीवों का जो विकास हुआ वो अलग तरीके से हुआ और इधर के जीवों का जो विकास हुआ वो अलग तरीके से हुआ, समझ गए। जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। अगर प्यारे बच्चों कोई भारत के आदमी को साउथ अफ्रीका भेज दिया जाए या फिर इंग्लैंड के आदमी को अगर साउथ अफ्रीका भेज दिया, जैसे मान लेते हैं कि इधर क्या है, इधर इंग्लैंड है और इधर साउथ अफ्रीका है, तो अगर इंग्लैंड वाला को साउथ अफ्रीका में भेज दीजिएगा तो साउथ अफ्रीका में इतना गर्मी पड़ता है ना कि इंग्लैंड वाला भी क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा,
समझ गया ना। इंग्लैंड वाला जो आज गोर रहता है ना, वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव है। तो वैसे ही कुछ जीव ऐसे थे जो कि अलग अलग बट गए और वातावरण के कारण इनका जो शारीरिक ढांचा था वो अलग हो गया और इनका जो शारीरिक ढांचा था वो अलग हो गया। समझ गए ना, दोनों का शारीरिक ढांचा क्या हो गया, अलग हो गया। अच्छा, जब दोनों का शारीरिक ढांचा अलग हो गया तो कई एक लाख कई एक करोड़ वर्ष के बाद कुछ कारण ऐसा हुआ कि दोनों जीव मिल गए। समझ गए ना, दोनों जीव आपस में मिले और जब दोनों जीव मिले तो जो जीव इधर था इसको लगा कि अरे भाई ये तो अलग प्रजाति का जीव है, और इधर वाले जीव को लगा कि ये तो अलग प्रजाति का जीव है। दोनों जीव आपस में यहां पर मिले, इसको लग रहा है कि ये अलग प्रजाति का है, इसको लग रहा है कि ये अलग प्रजाति का है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों एक ही प्रजाति के हैं, दोनों एक ही प्रजाति के। अगर करोड़ों वर्ष पहले चले तो दोनों एक ही प्रजाति के थे ना, किसी कारण बस दोनों अलग हो गए थे, दोनों का रहन सहन अलग हुआ, वातावरण जलवायु बदल गया, और जब जलवायु बदला तो दोनों अलग अलग नस्ल के हो गए, और जब अलग अलग नस्ल के हो गए तो अब लग रहा है कि भाई दोनों अलग अलग हैं। समझ गए ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम लोग भी तो मानव हैं, अगर हम साउथ अफ्रीका चले जाएं तो ऐसा लगेगा ना कि अरे साउथ अफ्रीका वाला अलग नस्ल के है। जैसे चाइना चले जाते हैं तो चाइना वाला का मुंह वगैरह देखिएगा कुछ चेंज रहता है, आंख एकदम छोटा छोटा रहता है, तो लगता है कि चाइना वाला सब अलग नस्ल का है, लेकिन है तो वो मानव ही, उत्पत्ति तो कहीं एक ही जगह से हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों, अलग अलग वातावरण मिला, परिवेश मिला अलग अलग, जिसके वजह से दोनों का विकास अलग अलग हुआ, इसलिए दोनों का शारीरिक बनावट अलग अलग हो गया। तो इसी को कहा जाता है कि आप जाति उद्भवन। जाति उद्भवन मतलब अलग अलग जाति में बंट गया। समझ गए ना, अलग अलग कोई भी जीव अलग अलग जाति में बंट गया। समझ गए ना, इसी को क्या कहा जाता है, जाति उद्भवन कहा जाता है। सारे बच्चे जाति उद्भवन समझ गए? अगर समझ गए तो लिखिए यस सर। कितने बच्चे समझ गए जाति उद्भवन, जल्दी से बताइए। जाति उद्भवन कितने बच्चे समझ गए? अगर समझ गए हो तो जल्दी से बता दीजिए कि हां सर हम समझ गए हैं। जल्दी से बताइए कितने बच्चे हैं जो जाति उद्भवन समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो भाई जल्दी से बता दीजिए। हाँ, जल्दी से बता दीजिए भाई, जाति उद्भवन कितने बच्चे समझ गए? अगर समझ गए हो तो भाई जल्दी से बता दीजिए कि यस सर हम समझ चुके हैं। वाह क्या बात है, सारे बच्चे समझ गए। चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, जाति उद्भवन समझ गए ना। यस सर। तो अब प्यारे बच्चों, अगर हम हमारे परीक्षा में पूछते कि जाति उद्भवन क्या है तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एक जाति के जीवों में, एक ही जाति के जीवों में जैव विकास में हुए परिवर्तन के कारण, एक ही जाति का जीव है लेकिन उसका जैव विकास अलग अलग हुआ, तो लिखेंगे कि एक ही जाति के जीवों में जैव विकास में परिवर्तन के कारण। जैसे देखिए, एक ही जाति का जीव था लेकिन उसका जैव विकास अलग अलग हुआ, दोनों बंट गया, तो एक जाति के जीवों में जैव विकास में हुए परिवर्तन के कारण एक नई जाति के जीवों का बनने का जो क्रिया है उसी को कहते हैं जाति उद्भव। उसको क्या कहा जाता है? जाति उद्भव। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जाति उद्भव के 4 कारक हम यहां पर लिखे हैं, कई एक कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि एक ही जाति के जीवों में परिवर्तनशील वातावरण में रहने के लिए अपने अपने शरीर के लक्षणों में कुछ परिवर्तन लाना, यानी कि अलग अलग वातावरण में रहे, परिवर्तनशील वातावरण में रहे, और जब अलग अलग वातावरण में रहे तो उनमें परिवर्तन आ गया और इसलिए दोनों अलग अलग कैटेगरी के हो गए। पहला कारण यह भी हो सकता है कि परिवर्तनशील वातावरण के कारण क्या हुआ? जाति उद्भवन हुआ। दूसरा कि एक ही जाति के समष्टियों का भौगोलिक रूप से विलग होना, यानी कि सिर्फ भौगोलिक रूप से अलग अलग हो गए। समझ गए ना, सिर्फ भौगोलिक रूप से, यानी कि उनका रहने सहने का तरीका अलग बदल गया, खाने पीने का तरीका अलग बदल गया, तो भौगोलिक रूप से अलग हो गए। कुछ को अनुवांशिक विचलन हो गया। समझ गए ना, कुछ लोगों का, कुछ जीवों का अनुवांशिक विचलन हो गया जिसके कारण से उनका जाति बदल गया। और कुछ जीवों में शारीरिक परिवर्तन आ गया, और जब शारीरिक परिवर्तन आया तो वो शारीरिक परिवर्तन उनकी अगली संतान में जाने लगा और इसलिए जाति उद्भवन हो गया। तो कई एक कारण हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कारण कई एक हो सकते हैं जाति उद्भवन के। हम यहां पर 4 कारण लिखे हैं। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि जाति उद्भवन क्या है, इनके कारकों को लिखें, तो आप ये बोला ना पूरा लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर पूरा मिलेगा। ये प्रश्न ना 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का ये पूछा जाता है। याद रहेगा? जल्दी से बताइए, याद रहेगा? जल्दी जल्दी से बताइए कि हां सर याद रहेगा। सारे बच्चे समझ गए? कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, जाति उद्भवन एक ही जीव थे। समझ गए ना, एक ही जाति के जीव थे, किसी कारण बस उनका परिवर्तन, उनका जो जैव विकास हुआ अलग अलग तरीके से हुआ। कोई भी कारण हो सकता है, तो जैव विकास अलग अलग तरीके से हुआ और कई एक लाख कई एक हजार वर्ष के बाद दोनों का क्या हो गया? पूरा अलग अलग मतलब शरीर का जो बनावट है, अनुवांशिक गुण तक बदल जाता है। समझ गए ना, तो इसी को क्या कहा जाता है? जाति उद्भवन कहा जाता है। सारे बच्चे समझ गए जाति उद्भवन क्या है? जाति उद्भवन सारे बच्चे समझ गए?
यस सर। चलिए, तो ये हो गया प्यारे बच्चों जाति उद्भवन। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है ना, अच्छा जाति उद्भवन का ही ये वाला ये एग्जाम्पल था, देख रहे हैं ना, सभी मेढक प्रजाति का ही था, लेकिन सबका परिवेश अलग अलग हो गया, इसलिए सबका बनावट शरीर का अलग अलग हो गया। क्यों हुआ भाई? ये ज्यादा पानी के अंदर चला गया तो ये ऐसा हो गया, ये जंगल में चला गया, वन में चला गया और वन में ही इसका पूरा विकास हुआ, तो देखिए ये इसका बनावट ऐसा हो गया। ये हो सकता है कहीं और चला गया होगा तो इसका बनावट ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये हम लोगों के तरफ रह गया गर्मी में, तो देखिए करिया हो गया, समझ गए ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, इसका शारीरिक ढांचा अलग अलग तरीके से बदल गया, और इसी को कहा जाता है क्या, जाति उद्भवन। ये जो इतना पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जाति उद्भवन का ही प्यारे बच्चों क्या है, एग्जाम्पल है। तो जाति उद्भवन सारे बच्चे समझ गए? यस और नो? यस और नो सारे बच्चे बताइए। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जीवों के विकास संबंधी खोज। ये अपना अब टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा जीवाश्म, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर कौन है? अगला चैप्टर है प्यारे बच्चों जीवों के विकास संबंधी खोज। जीवों का जब विकास हुआ प्यारे बच्चों तो अलग अलग तरीके से खोज किया गया, समझ गए ना। ये पता लगाया गया कि कौन सा जीव का जो अंग है वो मिलता जुलता है, कौन सा जीव का अंग नहीं मिलता जुलता है, समझ गए। कई एक तरीकों से पता लगाया गया, और जब पता लगा तो ये पता चला कि भाई मानव का जो विकास है ना वो कई एक जीव से मिलता है, कई एक जीव से। जैसे अगर हम कहें कि कुत्ता और मानव दोनों का अंग मिलता जुलता है, तो क्या आप विश्वास करिएगा? बोलिए। अगर हम बोलें कि कुत्ता और मानव दोनों आपस में उनका अंग मिलता जुलता है, तो क्या विश्वास करिएगा? नहीं ना। तो प्यारे बच्चों हमारा जो हाथ है और कुत्ता का जो अगला पांव है उसका बनावट एकदम एक जैसा है, ठीक है ना, उसका बनावट एकदम एक जैसा है। जैसे देखिए ना, यहां पर चमगादड़ का पंख अगर देखिएगा तो उसका बनावट देखिए एक जैसा है। अगर प्यारे बच्चों सिंह को देखिएगा, चिंपैंजी को, सबसे ज्यादा तो चिंपैंजी से मिलता जुलता है। आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों का हाथ होता है ना कि ऊपर में एक हड्डी, जैसे देखिए ऊपर में ब्लू वाला जो है एक हड्डी है, और हाथ में जब एक्सरे होगा, किसी का एक्सरे अगर आप लोग देखे होंगे तो वहां पर चेक करिएगा, यहां पर ना दो हड्डी होता है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक डबल हड्डी होता है, इस तरीके से, समझ गए ना। तो ये दो हड्डी होता है। तो कुत्ते का अगला पैर भी एकदम सेम टू सेम इसी बनावट का है, चिंपैंजी का भी बनावट ऐसा ही है, सिंह का भी बनावट ऐसा ही है, चमगादड़ का भी बनावट ऐसा ही है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबका बनावट क्या है जी, एक समान होते हैं, लेकिन सबका कार्य एक समान है। बताइए, सबका कार्य एक समान है। हम लोग हाथ से का ब्लैक बोर्ड पर लिखने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कुत्ता ब्लैक बोर्ड पर लिखता है अपना अगला पांव से? नहीं ना लिखता है। कुत्ता क्या अपने अगला पांव से ब्लैक बोर्ड पर लिखता है? जल्दी से बताइए, नहीं लिखता है। तो प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है समजात अंग। सम मतलब बराबर और जात मतलब जात, यानी कि बराबर अंगों का जो जात है ना उसे कहा जाता है समजात, समझ गए। तो समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग होता है कि उत्पत्ति और संरचना से तो एक समान लगे। जैसे देखिए उत्पत्ति भी एक समान हुआ होगा तब ना इसका संरचना एक समान मिल रहा है। तो जिसका उत्पत्ति और संरचना एक समान हो, ध्यान रखिएगा, जिसका उत्पत्ति और संरचना एक समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो तो उसे कहते हैं समजात अंग। क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। याद रहेगा, बोलिए जल्दी से। उत्पत्ति और संरचना एक समान हो, यानी कि सीधे सीधे कहिए कि बनावट अगर एक समान है लेकिन कार्य अलग अलग है तो उसे कहा जाता है समजात अंग। समझ गए ना? बनावट अगर एक समान है, संरचना एक समान है लेकिन कार्य अलग अलग है, समझ गए। कुत्ते का अगला पैर का कार्य अलग है, बाकी सबका कार्य अलग है, तो उसे कहा जाता है समजात अंग। समझ गए? तो समजात अंग आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए समजात अंग का उदाहरण। समझ गए ना? परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि समजात अंग का उदाहरण बताइए। तो समजात अंग का उदाहरण क्या लिखेंगे, जरा आप लोग बोलिए। समजात अंग का उदाहरण हो जाएगा कुत्ते का अग्रपांव और मानव का हाथ, ये समजात अंग है। चिंपैंजी का हाथ और मानव का हाथ एक समान है, तो ये आपका समजात अंग हुआ। तो लिखेंगे कि प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग, क्या लिखेंगे? प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि उत्पत्ति एक समान हुआ, बनावट उसका एक समान है लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है, तो उसे समजात अंग कहते हैं, समजात अंग कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य का हाथ हो गया, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख हो गया। चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख देखिएगा तो एक समान मिल जाएगा, समझ गए ना। छिपकिली, मगरमच्छ, छिपकिली और घोड़े का अगला पैर, छिपकिली और घोड़े का अगला पैर का बनावट एक समान होता है। और जब बनावट एक समान है तो आपको ऐसा नहीं लगता है
है कि बनावट जब एक समान है तो दोनों का अगर करोड़ों साल पहले चले जाएं तो दोनों का पूर्वज एक ही रहा होगा, एक ही पूर्वज रहा होगा, तब ना बनावट एक समान है। लेकिन दोनों का रहन सहन का तरीका बदल गया, थोड़ा बहुत डीएनए चेंज हो गया तो दोनों का परिवेश अलग अलग हो गया, दोनों का बनावट अलग अलग हो गया। समझ गया ना, वो छिपकली रह गया, कोई बड़ा बन गया। तो अगर शरीर के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना एक समान है लेकिन अगर कार्य भिन्न भिन्न है तो उसे कहते हैं समजात अंग। याद रहेगा, ये क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा असमजात अंग। ठीक इसका उल्टा असमजात अंग प्यारे बच्चों क्या होता है कि उत्पत्ति और बनावट तो एक समान नहीं है लेकिन कार्य एक ही समान है। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, चमगादड़, और ये चमगादड़ का पंख देख लीजिए और एक पक्षी का पंख देख लीजिए, दोनों का काम है उड़ना। चमगादड़ भी अपने पंख से उड़ता है और पक्षी भी अपने पंख से उड़ता है, लेकिन क्या दोनों का बनावट एक समान है? नहीं है। इसमें देखिए चमगादड़ का पंख अलग अलग होता है, दो पक्षी का पंख देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसका बनावट एक समान नहीं है, लेकिन कार्य तो एक समान ही है ना, कार्य तो एक समान ही है। तो अगर बनावट एक समान नहीं है, समझ गए ना, संरचना एक समान नहीं है लेकिन अगर कार्य एक समान है, हम क्या बोल रहे हैं? बनावट एक समान नहीं है प्यारे बच्चों लेकिन कार्य एक समान है, ठीक है ना। इसका क्या हुआ? बनावट, इसका बनावट जो है वो एक समान नहीं है लेकिन कार्य जो है, जो कार्य है वो एक समान है, तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों असमजात अंग। ठीक सीधे सीधे समजात का उल्टा कर देना है, समझ गए ना। समजात का उल्टा सीधे सीधे करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? समजात का उल्टा क्या हो जाएगा? समजात का उल्टा असमजात हो जाएगा। तो लिखेंगे प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में तो अलग होते हैं, उत्पत्ति और संरचना में अलग होते हैं लेकिन कार्य एक समान होते हैं, तो उसे समजात अंग कहा जाता है। उत्पत्ति एक समान नहीं है, संरचना एक समान नहीं है, लेकिन कार्य अगर एक समान है तो उसे समजात अंग कहा जाता है। जैसे तितली तथा पक्षी का पंख हो गया, ये क्या करता है? उड़ने का कार्य करता है। एक तितली का पंख भी उड़ने का कार्य करता है और एक क्या पक्षी का पंख भी उड़ने का काम करता है। तो क्या तितली का पंख और पक्षी का पंख का बनावट एक समान है? नहीं ना, तो ये असमजात अंग होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो समजात और असमजात समझ गए? जल्दी से बताइए, सारे बच्चे समजात अंग और असमजात अंग समझ गए ना? यस सर। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है जीवाश्म, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है? जीवाश्म। नहीं, जीवाश्म के पहले भी एक टॉपिक था, हाँ चलिए जीवाश्म ही पढ़ा देते हैं। नहीं, भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान पहले पढ़ा देते हैं, तब जीवाश्म के बारे में पढ़ाएंगे। भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान क्या है प्यारे बच्चों? ये भी आपका एक टॉपिक है, ठीक है ना। भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान क्या है, ये भी आपका एक टॉपिक है। और फिर सबसे लास्ट टॉपिक है जीवाश्म, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। यस सर, नो डाउट, नो डाउट सर। हो गया ना, सारे बच्चे समझ गए? ओहो, यहां पर असमजात अंग कहलाते हैं बाबू, यहां पर आ छूट गया है, यहां पर आ छूट गया है, असमजात अंग कहलाते हैं, ठीक है ना। प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य एक समान होते हैं, तो उसे असमजात अंग कहते हैं। यहां पर असमजात हो जाएगा, सॉरी आ छूट गया, और वही तो मेन चीज है, समझ गए ना। चलिए असमजात समझ गए ना। अब प्यारे बच्चों भ्रूण और भ्रूण विज्ञान क्या है, ठीक है ना। देखिए भ्रूण विज्ञान कहते किसको है, भ्रूण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो भ्रूण तो आपको पता होगा, जनन चैप्टर में भी हम आपको पढ़ाएं कि भ्रूण क्या है। गर्भावस्था में पहला जो 3-4 सप्ताह होता है वो भ्रूण कहलाता है, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, भ्रूण विज्ञान डिंब निषेचन के चरण से लेकर के भ्रूण के चरण तक भ्रूण के विकास का अध्ययन है। यानी कि भ्रूण जो होता है ना, वो आपको पता है कि कोई भी जीव का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो भ्रूण ही होता है। हम लोग भी अगर अभी मनुष्य हैं तो कभी ना कभी भ्रूण जरूर रहे होंगे, समझ गए ना। कभी ना कभी अपने माँ के गर्भ में जो पहला दूसरा महीना होता है ना, वो भ्रूण ही होता है। तो हम लोग भी कभी ना कभी भ्रूण जरूर रहे होंगे, ठीक है। और भ्रूण के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, भ्रूण के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान कहलाता है, समझ गए ना। पादप के बारे में अध्ययन करते हैं तो पादप विज्ञान कहलाता है। जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो जंतु विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से भ्रूण के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये भ्रूण विज्ञान कहलाता है, समझ गए? समझ गए ना। ध्यान रखिएगा, निषेचन के बाद बनने वाली विभाजित कोशिकाओं की गेंद को 8 सप्ताह तक भ्रूण कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 8 सप्ताह तक जो होता है ना वो भ्रूण ही है। जैसे देखिए एक बच्चा का विकास तो ऐसे होता है ना, लेकिन शुरुआत में जब भ्रूण होता है प्यारे बच्चों तो कुछ ऐसा रहता है, समझ गए। शुरुआत में जब भ्रूण होता है ना तो एकदम मछली के टाइप का रहता है,
जैसे मछली और छोटा सा मछली आप लोग देखे होंगे ना, उस टाइप का भ्रूण होता है, लेकिन वही भ्रूण विकास करके एक मानव का बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो 8 सप्ताह तक लगभग भ्रूण कहा जाता है और निषेचन के 9 सप्ताह बाद तक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द भ्रूण ही होता है। यानी कि 8-9 सप्ताह तक आप ऐसा, 8-9 सप्ताह कहने का मतलब क्या हुआ, लगभग 2 महीना। 8-9 सप्ताह मतलब क्या हुआ, लगभग 2 महीना। तो लगभग 2 महीना का जो समय है ना, वो भ्रूण ही कहा जाता है। ठीक है, लगभग 2 सप्ताह का, सॉरी, लगभग 2 महीना का जो समय होता है शुरुआती, जैसे कोई भी माँ के पेट में 9 महीना तक रहता है ना जी, हम ही लोग 9 महीना तक रहे हैं ना, तो शुरुआत का जो 2 महीना होता है ना, वो भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत का 2 महीना भ्रूण कहा जाता है। पहले आप लोग भ्रूण हत्या सुनते थे। ठीक है, भ्रूण हत्या यानी कि 2 महीना में ही पता कर लिया जाता था कि पेट में जन्म लेने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है। लड़की है तो उसे मार दिया जाता था, उसी को भ्रूण हत्या कहा जाता है। समझ गए ना, तो ये भ्रूण विज्ञान और भ्रूण आप लोग समझ गए, छोटा सा टॉपिक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आता है जीवाश्म तथा जीवाश्म विज्ञान। चलिए जीवाश्म के बारे में समझते हैं और जीवाश्म विज्ञान के बारे में समझते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, जीवाश्म क्या है और जीवाश्म विज्ञान क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं जीवाश्म का। जीवाश्म का, जीवाश्म क्या हुआ, अगर अलग अलग करेंगे ना तो पता चलेगा कि जो जीवों का अंश है, जीवों का जो अंश है, जीवों का जो अंश है, जीवों के अंश को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जीवों के अंश को जीवाश्म कहते हैं। जीवों के अंश को जीवाश्म कहा जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, अभी अगर प्यारे बच्चों हम लोगों का मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, एक एग्जांपल देते हैं, अभी अगर हम लोगों का मृत्यु हो जाए किसी कारण, बस भूकंप आ गया, आंधी तूफान कुछ आ गया, उसके कारण मृत्यु हो गया और हम लोग पृथ्वी के नीचे दब गए, किसी पत्थर के नीचे दब गए, समझ गए ना। अब जब करोड़ों वर्ष के बाद, लाखों वर्ष के बाद जब कोई मानव होगा, शायद पृथ्वी पर दोबारा आ जाए मानव, और वो जब हमारे हड्डियों को चुनेगा, हमारे हड्डियों को देखेगा कि पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है, पत्थर के नीचे दबा हुआ है, तो उस मानव के लिए हम क्या होंगे, जीवाश्म होंगे। हमारा जो हड्डी होगा वो क्या होगा, जीवाश्म होगा। समझ गए ना, हमारा हड्डी होगा क्या होगा, जीवाश्म होगा। तो जो जीव बहुत साल पहले मर गया, जो जीव लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले मर गया, उसका जो अंश अभी भी मौजूद है, उसी को क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। जैसे देखिए, ये कोई जानवर है, समझ गए ना, ये डायनासोर का हड्डी है जी, समझ गए ना, ये मान लेते हैं कि डायनासोर का हड्डी है। अब उसका हड्डी जिस तरीके से पत्थरों के बीच में दबा हुआ है, या फिर किसी भी जानवर का हड्डी है पत्थरों के बीच में दबा हुआ है, समझ गए ना, तो ये क्या कहलाएगा, जीवाश्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए, यही प्यारे बच्चों कहलाएगा जीवाश्म। समझ गए ना, यानी कि जीवों, मरे हुए जीवों का जो अंश है वो वही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। मरे हुए जीवों का जो अंश है वही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। याद रहेगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बताइए। मरे हुए जीवों का जो अंश है वो क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मरे हुए जीवों का अंश, इसी को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर मानव का विकास सूक्ष्म जीव से होता था तो अब सूक्ष्म जीव का विकास क्यों नहीं होता है। अभी सूक्ष्म जीव का विकास नहीं होता है। जो कोरोना वायरस आया था ये क्या पहले से था, बताइए जल्दी से, कोरोना वायरस क्या पहले से था जी, नहीं ना था, ये तो नया विकास हुआ। कोरोना वायरस का नाम कभी सुने थे, इतिहास में कभी सुने थे कि कोरोना वायरस कुछ होता है, नहीं ना, लेकिन नया नया लॉन्च हो गया। तो क्या सूक्ष्म जीव का विकास नहीं हुआ, जीव का विकास है ना हुआ, पता नहीं चलता था और शरीर के अंदर घुस जाता था, तो वो क्या हुआ, सूक्ष्म जीव ही हुआ ना, उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। उसको हम लोग भले टीका दे करके, दवाई से, सुई से उसको मार दिए, वो बात अलग है, लेकिन विकास तो हुआ ना। तो सूक्ष्म जीव का विकास अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता है, अभी भी सूक्ष्म जीव का विकास होता है, समझ गए, अपने आप होता है, कोई उसको विकास नहीं करता है ना, ध्यान रखिएगा। तो जीवाश्म क्या हुआ, जीवों का जो अंश है उसी को क्या कहा जाता है, जीवाश्म। समझ गए ना, तो जीवाश्म के बारे में ध्यान रखिएगा कि जीवों का अंश जो होता है उसी को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। और ये जीवाश्म कहां पाया जाता है, तो ये जीवाश्म पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, चट्टानों के बीच में। ठीक है ना, चट्टानों के बीच में ये जीवाश्म पाया जाता है, चट्टानों के बीच में ये जीवाश्म पाया जाता है, याद रहेगा। ये जीवाश्म कहां पाया जाता है, चट्टानों के बीच में ये जीवाश्म पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि जीवाश्म कहां पाया जाता है, तो जीवाश्म पाया जाता है चट्टानों के बीच में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जीवाश्म का जो अध्ययन है प्यारे बच्चों,
जीवाश्म का जो अध्ययन है जिस विज्ञान में किया जाता है उसे कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है ना, जीवाश्म का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। याद रहेगा, जीवाश्म का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म के बारे में अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान में करते हैं उसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है ना, सारे बच्चों को याद हो गया। अच्छा, अगर प्यारे बच्चों मान लिया जाए जैसे हमारे सामने ये जीवाश्म है, ठीक है, हमारे सामने क्या है, ये जीवाश्म है। अगर इसका आयु पता करना रहे कि कितना साल पहले का ये जीवाश्म है, समझ गए ना, यानी कि ये जो जानवर मरा ये कितना साल पहले मरा, इसको कैसे पता करेंगे। जैसे डायनासोर के बारे में हम लोग पता किए ना कि लगभग डायनासोर 2 करोड़ वर्ष पहले मरा था। समझ गए, डायनासोर के बारे में पता किए कि 2 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर था पृथ्वी पर, उसका जीवाश्म से पता चला। उसी प्रकार से अगर हमें पता करना हो कि ये जो जीवाश्म है ये कितने साल पहले का है तो हम कैसे पता करते हैं। तो जीवाश्म पता करने के लिए प्यारे बच्चों, जीवाश्म का आयु पता करने के लिए, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म का आयु पता करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं कार्बन 14 विधि। क्या बोलते हैं, कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि कहते हैं। याद रहेगा। अच्छा, कार्बन 14 विधि का एक दूसरा भी नाम है, जल्दी से बताइए। कार्बन 14 विधि का एक दूसरा भी नाम है जिसको कहते हैं रेडियो कार्बन विधि। समझ गए ना, क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि कहा जाता है। ठीक है ना, रेडियो कार्बन विधि का। तो अगर जीवाश्म का आयु पता करना हो, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म का आयु पता करना हो तो उसे कहते हैं रेडियो कार्बन विधि। क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन विधि या फिर कार्बन 14 विधि। ठीक है, तो कार्बन 14 विधि के तहत पता किया जाता है, कार्बन 14 विधि से पता किया जाता है कि जीवाश्म कितने साल पुराना है। सारे बच्चे समझ गए ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों मानवों के बारे में। आखिर जब मानव के बारे में पता किया गया, मानव के बारे में पता किया गया तो यह पता चला, अच्छा सबसे पहले मानव का जीवाश्म, यानी कि मानवों के बारे में भी पता किया होगा, क्या मानवों के बारे में पता किया गया होगा कि मानव का जीवाश्म कितना साल पुराना है, यानी कि मानव का जो उद्भव है वो कितना साल पहले हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मानवों के बारे में जब खोज किया गया तो मानव का जो जीवाश्म है ना प्यारे बच्चों, वो कहां से मिला, अफ्रीका से मिला। कहां से मिला, दक्षिण अफ्रीका से मिला। ठीक है ना, हाँ, दक्षिण अफ्रीका से मिला या फिर कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप से मिला। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से या फिर कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि सबसे पहले मानव का अंश जो मिला वो दक्षिण अफ्रीका से मिला। कितना वर्ष पुराना जीवाश्म था बताइए, मानवों का जो जीवाश्म था जो हमें दक्षिण अफ्रीका से मिला वो प्यारे बच्चों 2 लाख वर्ष पुराना, 2 लाख वर्ष पुराना था। यानी कि मानव का जो इतिहास है ना वो 2 लाख वर्ष पुराना है। अगर 2 लाख वर्ष से भी पुराना कोई जीवाश्म भारत में मिल जाए तो हम कहेंगे कि भारत की मानवों का जो उद्भव स्थान है, इसको ना प्यारे बच्चों उद्भव स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्भव स्थान। समझ गए, उद्भव स्थान। तो अगर हम ये कहें कि मानव का उद्भव स्थान कहां है तो दक्षिण अफ्रीका है। समझ गए ना, मानव का उद्भव स्थान दक्षिण अफ्रीका है। समझ गए, और मानव का जो उद्भव स्थान कहने का मतलब क्या हुआ कि मानवों का जो सबसे पहला जीवाश्म मिला, मानवों का जो सबसे पहला जीवाश्म मिला वो दक्षिण अफ्रीका से ही मिला। समझ गए ना, 2 लाख वर्ष पहले का जीवाश्म मिला। कितना लाख वर्ष पहले का, 2 लाख वर्ष पहले का जीवाश्म मिला। समझ गए, हाँ। तो आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मानवों का उद्भव स्थान कहां है, तो मानवों का उद्भव स्थान दक्षिण अफ्रीका है। समझ गए ना, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ही मानव सबसे पहली बार जन्म लिया। समझ गए, मानव का सबसे पहला बार जन्म कहां से हुआ था, दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि जीवाश्म वहीं का सबसे पुराना मिला है। उसके अलावा किसी भी देश का जीवाश्म अभी नहीं मिला है। अगर भारत में 4 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म मिल जाए तो हम कहेंगे कि मानव का उद्भव स्थान भारत है, लेकिन अभी भारत में तो मिला नहीं है। मिला है कहां, दक्षिण अफ्रीका में। इसलिए अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि मानवों का उद्भव स्थान दक्षिण अफ्रीका है। सारे बच्चों को याद हो गया ना। तो जल्दी से कमेंट में बताइए मानव का उद्भव स्थान कहां है, मानव का उद्भव स्थान कहां है। सारे बच्चे कमेंट में बताइए हमें। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, मानव का जो विकास हुआ है ना प्यारे बच्चों, मानव का जो विकास है वो चिंपैंजी से मिलता जुलता है। ठीक है, मानव विकास की दृष्टि से चिंपैंजी है ना वो जो समान है, चिंपैंजी, चिंपैंजी
चिंपैंजी मानव विकास के समान है, समझ गए ना, मानव विकास के समान है, मानव विकास के समान है। यानी कि चिंपैंजी का विकास और मानव का विकास लगभग प्यारे बच्चों एक तरीके से हुआ है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मानव जो है ना वो चिंपैंजी, जो मानव का पूर्वज है वो क्या है, चिंपैंजी है। देखते नहीं, चिंपैंजी का चेहरा देखिएगा ना और मानव का चेहरा देखिएगा तो लगेगा कि एक जैसा है, समझ गए ना। हाँ, चिंपैंजी का चेहरा और मानव का चेहरा अगर देखिएगा तो लगेगा कि एक जैसा है, यानी कि चिंपैंजी और मानव का विकास एक समान तरीके से हुआ है। सारे बच्चे समझ गए यहां तक? हाँ, अच्छा, चिंपैंजी का अगर प्यारे बच्चों डीएनए मिलाया जाए और मानव का अगर डीएनए मिलाया जाए ना तो लगभग 90% तक मिल जाता है। अब डीएनए क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए का मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि अगर कोई एक ही वंश का है, समझ गए, तो उसका डीएनए मैच करेगा, समझ गए। जैसे आपको प्यारे बच्चों, अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ गए ना। तो डीएनए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाते हैं प्यारे बच्चों डीएनए। जैसे अभी कोई आ जाए और बोले कि हम प्रधानमंत्री का बेटा हैं, समझ गए ना, जैसे मोदी जी लिख देते हैं, समझ गए, हम बोलते हैं कि ये मोदी जी हैं, समझ गए ना। और एक आदमी आया, ये आदमी आकर के कहने लगा कि भाई हम मोदी जी के बेटा हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई बेटे नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो अपना पत्नी को छोड़ दिए थे बहुत समय पहले ही, बेटा कहां हुआ, ठीक है ना। तो ये आदमी कह रहा है कि नहीं भाई हम मोदी जी के बेटा हैं। तो अब पहले वाला तो बात है नहीं, अब सीधे क्या कहेगा कि तो डीएनए टेस्ट करवा लो। डीएनए टेस्ट होगा, अगर इस आदमी का डीएनए मोदी जी से मिल गया तब तो हो जाएगा कि भाई मोदी जी का ही बेटा है। लेकिन अगर इस आदमी का डीएनए मोदी जी से नहीं मिला तो ये आदमी को दूल्हा लपड़ दे के भगा देगा, कहेगा कि भागता है, झूठो बोलता है तू कि मोदी जी का बेटा है, इसको दूल्हा पड़ दे करके भगाइयो देगा। तो डीएनए के जरिए पता चल जाता है कि कौन किसका संतान है, समझ गए ना। जैसे आप बहुत समय पहले एक कहानी सुने थे कि दो महिला एक बच्चा को लेकर के आपस में झगड़ रही थी, बहुत सारे बच्चे सुने होंगे। दो महिला एक बच्चा को लेकर के झगड़ रही थी, पहला महिला बोल रही थी कि हमारा बच्चा है, दूसरा महिला बोल रही थी कि हमारा बच्चा है। दोनों मिलकर के कही कि चलो भाई राजा जी के पास चलो, राजा जी फैसला करेंगे। दोनों चल गया राजा के पास, राजा पूछी तो दोनों कहे कि हाँ हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है। राजा बोले कि ऐसा करते हैं तलवार से इसको काट के हम अलग अलग कर देते हैं, आधा तुम ले लेना आधा तुम ले लेना। ठीक है भाई। जैसे ही राजा तलवार उठाए बच्चा को काटने के लिए, जिसका ओरिजिनल बेटा थी वो चिल्ला पड़ी कि रहने दीजिए इसको, जीवित रहने दीजिए, उसी महिला को दे दीजिए, कम से कम इसका प्राण तो बच जाएगा। यानी कि जो उसकी ओरिजिनल माँ थी उसको ममता आ गया, वो तुरंत बोली कि उसी को दे दीजिए। राजा जी समझ गए कि भाई इसकी ओरिजिनल माँ यही है, और जो ओरिजिनल माँ नहीं थी वो चुपचाप रह गई। लेकिन पहले वाला ये कहानी है, दंत कथा है। लेकिन अब अगर वैसा हो तो तुरंत डीएनए टेस्ट हो जाएगा, डीएनए टेस्ट करा लो भाई, डीएनए टेस्ट करा लो, समझ गए ना, तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों होता है डीएनए। तो ये जीवाश्म के बारे में सब कुछ समझ गए ना, सब कुछ समझ गए। चलिए परीक्षा में सवाल कैसे पूछेगा, पूछा जाएगा कि जीवाश्म क्या होता है, तो सीधे आपको जीवाश्म का परिभाषा लिखना है कि विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं उसे कहते हैं जीवाश्म। उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म। विलुप्त जीव, जो जीव विलुप्त हो गए उसका अवशेष जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों के अंदर दबा हुआ है उसी को जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। सारे बच्चे समझ गए, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हम आपको बताएं कि हम कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है, तो कौन सी विधि है, कार्बन 14 विधि है। तो ध्यान रखिएगा, जीवाश्म कितना पुराना है इसका आकलन करने के लिए दो विधि है। पहला विधि, जीवाश्म जिन्हें हम पृथ्वी के सतह के समीपवर्ती स्तरों में पाते हैं अधिक नहीं होती है, और जीवाश्म जो गहरे में पाए जाते हैं पुराने या प्राचीन होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई जीवाश्म हमें पृथ्वी को गड्ढा कर रहे हैं, खोद रहे हैं, और 50 फीट के बाद हमको कोई जीवाश्म मिल गया, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि 50 फीट के बाद ही मिला है, 50 फीट नीचे मिला है, 50 फीट गड्ढा करने पर मिला है, तो ये नया जीवाश्म होगा। लेकिन अगर हम 500 फीट नीचे करें और तब कोई जीवाश्म मिल जाए तो ये कह सकते हैं कि ये जीवाश्म बहुत पुराना है, क्योंकि 500 फीट नीचे दबा हुआ है, यानी कि बहुत पुराना जीवाश्म होगा ना। तो ध्यान रखिएगा कि जीवाश्म जिन्हें हम पृथ्वी की सतह के समीपवर्ती स्तरों में पाते हैं वो अधिक नया होगा। तो पहला तो ये तरीका हो गया कि अगर ऊपर में पृथ्वी के अगर ऊपरी सतह में है तो वो जीवाश्म नया होगा, पृथ्वी के निचली सतह में है तो वो जीवाश्म पुराना होगा। तो इस तरीके से आकलन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपको क्या बता दिए, कार्बन 14 विधि या फिर रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि, ठीक है ना, जिसको हम लोग कार्बन 14 विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि भी कहते हैं, कार्बन
14 विधि भी कहते हैं। तो ये दो तरीकों से प्यारे बच्चों जीवाश्म के बारे में पता किया जाता है, ठीक है ना। जीवाश्म के बारे में ये दो तरीकों से पता किया जाता है, ठीक है। चलिए अब जीवाश्म के बारे में बता ही दिए। अच्छा, जीवाश्म क्या है और जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये क्या बतलाता है, ये क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है और ये शायद इस चैप्टर का सबसे आखिरी सवाल भी है, समझ गए ना। ये जैसे देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये जीवाश्म हो गया, ये देखने से ही लग रहा है ना कि बहुत समय पहले का ये जीवाश्म है, पत्थरों के बीच में दबा हुआ था, बहुत समय पहले का ये जीवाश्म लग रहा है कि किसी जीव का जीवाश्म होगा, समझ गए ना। अब इसको पता किया जाएगा कार्बन 14 विधि के द्वारा कि कितना साल पहले का ये जीवाश्म है, पता चलेगा तो पता चलेगा कि 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल, कितना साल पहले का ये जीवाश्म है। उसी तरीके से मानवों का जीवाश्म के बारे में पता किया गया। कहां से मिला सबसे पहली बार? मानव का जीवाश्म मिला साउथ अफ्रीका से। मानव का जीवाश्म कहां से मिला? साउथ अफ्रीका से मिला, और साउथ अफ्रीका से मिला इसलिए मानव का उद्भव स्थान साउथ अफ्रीका को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि जीवाश्म क्या है और जैव विकास प्रक्रम में यह क्या बतलाता है। तो जवाब क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह, विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं वो जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से जैव विकास के बारे में जानकारी मिलती है। जीवाश्म का जब अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि जैव का विकास कैसे हुआ, समझ गए ना। जीवों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि जीवों का विकास कैसे हुआ। उदाहरण के लिए आर्कियोटोरिक्स नामक जीवाश्म से इस बात की पुष्टि होती है कि अस्टिपलिया यानी कि सरीसृप तथा एबिज का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। एक जीव का नाम है प्यारे बच्चों आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, समझ गए ना। ये जो जीव है ना प्यारे बच्चों, ये जो जीव है वो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, समझ गए। तो जो जल में रहता है, जो स्थल में रहता है, तो ध्यान रखिएगा जल में रहता है जो सरीसृप है उसको कहा जाता है रेप्टिलिया, समझ गए ना। और जो स्थल पर आता है उसको कहा जाता है एबिज। तो ध्यान रखिएगा इसका जो विकास हुआ ना आर्कियोप्टेरिक्स का, ये प्यारे बच्चों दोनों के मिला जुला भगत से हुआ, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि ये इसका जो पूर्वज रहा होगा ये दोनों का अंश रहा होगा, समझ गए। उसके अलावा जीवाश्म में पक्षियों के समान क्या पर्दार पंख होते हैं, परंतु दांत और पूंछ सरीसृपों के समान होते हैं। ये जो जीव है ना उसमें पंख होता है पक्षी के जैसा और दांत होता है सरीसृप के जैसा, इसलिए ये सरीसृप और पक्षियों के बीच का एक संयोजी कड़ी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का मिला जुला ये अंश है जो इस बात को संकेत करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, समझ गए ना। ये इस बात का संकेत कर देता है कि जो पक्षी का विकास हुआ वो सरीसृप जानवरों से हुआ, समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों जैव विकास के बारे में हमें जीवाश्म बताता है। तो जीवाश्म के कारण जैव विकास का भी पता चलता है, जीवाश्म के कारण जैव विकास का भी पता चलता है। सारे बच्चे समझ गए? अगर समझ गए प्यारे बच्चों तो आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त, समझ गए ना। अगर समझ गए तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। इतना ही पढ़ना था हमें अनुवांशिकी चैप्टर में। अनुवांशिकी चैप्टर में प्यारे बच्चों बस हमें इतना ही पढ़ना था। सारे बच्चे समझ गए ना। तो अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं। एक बच्चे बोल रहे हैं सर चिंपैंजी किसे कहते हैं? अरे चिंपैंजी का फोटो आप लोग नहीं देखे हो? चलिए चिंपैंजी का फोटो दिखाते हैं, एकदम मानव के जैसा लगेगा। चिंपैंजी देखो ना भाई, टाइप भी नहीं आ रहा है बाबू अभी कीबोर्ड। चिंपैंजी का चित्र प्यारे बच्चों हम आपको दिखाए थे भी, है ना। चिंपैंजी का चित्र हम आपको यहां पर भी दिखाए थे। चिंपैंजी ये क्या है? ये चिंपैंजी ही तो है ना। ये क्या है? चिंपैंजी ही है ना। चिंपैंजी कुछ ऐसा ही होता है, देखिएगा बंदर का बड़ा रूप लगेगा आपको चिंपैंजी, ठीक है। तो ये क्या है? चिंपैंजी है। तो चिंपैंजी से ही धीरे धीरे देखिए मानव का विकास हुआ है। चिंपैंजी से ही क्या हुआ? धीरे धीरे करके मानव का विकास हुआ है। सारे बच्चे समझ गए सर? अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि नहीं सर अब कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया। तो अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे तुरंत। चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ये हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ये हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, बताइए।
तीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, ये हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। कितने बच्चे बता रहे हैं सी नंबर ऑप्शन? जोहानसन कितने बच्चे बता रहे हैं? अगर जोहानसन बता रहे हैं तो आपका जवाब प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर जोहानसन बता रहे हैं तो प्यारे बच्चों आपका जवाब जो है ना वो बिल्कुल। कितने बच्चे जोहानसन बता रहे हैं जरा देखें भाई हम। सारे बच्चे बता रहे हैं? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दूसरा, हाँ पहला का सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में किसे आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है बताइए। यूट्यूब का वीडियो एप्लीकेशन पर बाबू अपडेट हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से, किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आपको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2019 में भी पूछा गया बिहार बोर्ड में, 2020 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया। सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों आप लोग कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया? मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का विकास किया? तो जवाब होगा मटर के पौधे का उपयोग किया था, मटर के पौधा का उपयोग किया था। चौथा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? देखिए आंखों का रंग प्यारे बच्चों वंशानुगत हो सकता है, चमड़ी का रंग वंशानुगत हो सकता है कि अगर माँ बाप गोरा है तो बेटा भी गोरा हो जाए, शरीर का भी आकार वंशानुगत हो सकता है, लेकिन बाल की प्रकृति हम आपको बताए थे कि यह वंशानुगत नहीं होता है। बाल की प्रकृति वंशानुगत नहीं होता है, हम आपको बता चुके हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? 1 मिनट में बताइए आप लोग जल्दी से, 1 सेकंड में प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में आप लोग बता सकते हैं कि बौना पौधा कौन है। हम आपको बताए थे कि अगर दोनों डबल टी कैपिटल में रहे तो ये लंबा पौधा होता है, दोनों अगर कैपिटल टी रहे तो ये लंबा पौधा होता है, लेकिन अगर दोनों स्मॉल टी रहे तो ये प्यारे बच्चों बौना पौधा होता है। तो देखिए दोनों स्मॉल टी, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है, समझ गए ना, जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है, समझ गए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 7वां नंबर है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि स्त्री में पाया जाता है XX और पुरुष में पाया जाता है XY। ये क्वेश्चन 2018 का है जी। तो पूर्ण जोड़ा किस में है? देखिए XY है तो ये जोड़ा तो नहीं ना है, एक X है और एक Y है तो ये जोड़ा नहीं है, लेकिन XX एक जोड़ा है, तो हम कहेंगे कि स्त्री में प्यारे बच्चों पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ठीक है ना, स्त्री में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। चलिए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? किसी समान कोशिका में आपको बताए थे कि 46 होते हैं प्यारे बच्चों, अगर युग्म निकाले तो 23 युग्म हो जाएगा, 23 जोड़ा, तो ये हो जाएगा 23। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन 2018 का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? किसने कहा था कि वंशानुगत नियम होते हैं? जल्दी से बताइए। 9वां नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं? 9वां नंबर का होगा वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन मटर का दाना पर प्रयोग करके किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। जवाब हो जाएगा 9वां का डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10वां। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? XX होता है, ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XX, जो कि स्त्रियों में होता है। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से जवाब बताइए। और जवाब होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है द माइक्रोग्राफिया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स, जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है।
बस मानव को दुख पहुंचाने के लिए भगवान ये दे दिए हैं अपेंडिक्स। समझ गए ना, इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल लिया जाता है। आगे है प्यारे बच्चों 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स? जवाब हो जाएगा अपेंडिक्स। देखिए 2019, अच्छा यहां पर 2021 में यह सवाल पूछा गया था, मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है? तो अपेंडिक्स 2021 में पूछा गया। इसी सवाल को उलट करके 2019 और 2020 में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है? तो जवाब होगा अपेंडिक्स। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका बदल गया है। समझ गए ना? तो सेम क्वेश्चन को भी अलग अलग वर्षों में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन 15 में, 20 में, 22 में 3 साल पूछा गया है। आपको हम बताए थे भी द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस के लेखक कौन है? जल्दी से जवाब बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस के लेखक आपको बताए थे ना, ये जो डार्विनवाद है प्यारे बच्चों, आपको डार्विनवाद बताया ना हम, डार्विनवाद, डार्विनवाद, यही तो प्यारे बच्चों डार्विन ही तो लिखे थे द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस कौन लिखे थे? डार्विन लिखे थे। तो 14 का जवाब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए भाई। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये क्या हो जाएगा? कुत्ते का अगला पैर और हमारा हाथ, दोनों समजात अंग है। हमारा दांत और हाथी का दांत, ये कभी मिलता जुलता है? नहीं मिलता है ना। आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, लेकिन प्यारे बच्चों हमारा दांत और हाथी का अंदर वाला दांत तो मिल जाता है जी, अंदर वाला दांत तो इसने रहता है। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये प्यारे बच्चों सही रहेगा हमारे ख्याल। आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी नहीं, ए नंबर ऑप्शन ही करिए, ज्यादा बेहतर है। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद होगा। कहीं कहीं पर ना प्यारे बच्चों इसका जवाब उपरोक्त सभी दे देता है। ठीक है, 15 का डी होगा, 15 का डी ही होगा क्या? डी ही कर दें। कहीं कहीं पर प्यारे बच्चों डी ऑप्शन में रहता है, लेकिन चलिए डी ऑप्शन ही कर देते हैं। कहीं कहीं पर डी ऑप्शन भी रहता है, ठीक है ना। चलिए डी ऑप्शन ही कर देते हैं, डी ऑप्शन इसको लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? देखिए कीट का पंख और चमगादड़ का पंख दोनों प्यारे बच्चों काम करता है एक ही, उड़ने का काम करता है, लेकिन अंग क्या मिलता जुलता है? नहीं ना मिलता जुलता है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा? ये कीटों का पंख और चमगादड़, अच्छा हाँ कीट का पंख है ना जी, तो कीट का पंख और चमगादड़ का पंख एक समान हो जाएगा। हाँ समजात अंग हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों समजात अंग का उदाहरण। 14 में पूछा गया सवाल है। अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? यानी कि हमारा जो विकास हुआ है वो किस जानवर से मिलता जुलता है? हमारा विकास किस जानवर से मिलता जुलता है? तो जवाब होगा चिंपैंजी से हमारा मिलता जुलता विकास है। किससे? चिंपैंजी से। चलिए अगला, मानव का उद्भव स्थान, यही सवाल प्यारे बच्चों 2022 में पूछा गया था। मानव का उद्भव स्थान तो अफ्रीका हो जाएगा। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है, ठीक है ना, जीनोटाइप कहलाती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था ना, तो जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, यानी कि जस्ट पिछले साल प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप तो सोच रहे होंगे कि काश हमारे क्वेश्चन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता तो हम टोटल सही करके आ जाते। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, चिंता मत करिए। चलिए आगे, मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ का अग्रपाद क्या है? यह भी 2023 का क्वेश्चन है। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ का अग्रपाद क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। मनुष्य का और बिल्ली का और चमगादड़ का अग्रपाद ना, तीनों का बनावट एक समान होता है, अभी हम आपको बताए हैं, और इसलिए यह समजात अंग का उदाहरण है। किसका? समजात अंग का उदाहरण है। आगे है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो समानता है वो चिंपैंजी से अधिक मिलता जुलता है। किससे? चिंपैंजी से। और अब प्यारे बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो ये चैप्टर प्यारे बच्चों पूरा समाप्त हो गया, ठीक है ना। ये चैप्टर क्या हो गया? पूरा द एंड हो गया। आप लोग बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी बायोलॉजी, लीजिए अब एक क्लास और लगेगा, बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। एक क्लास और 8वां नंबर चैप्टर में, बस एक क्लास और लगेगा प्यारे बच्चों, बस 8वां नंबर चैप्टर में। फिलहाल आप लोग बताइए तो ये 23 में से कितना सही किए हैं आप लोग? 23 में से आपका सही कितना हुआ है? जल्दी से जवाब बताइए। वंशानुगत चैप्टर ना इतना बेहतरीन तरीका से अभी तक कहीं नहीं समझे होंगे जितना बेहतरीन तरीका से प्यारे बच्चों हम आपको समझा करके पढ़ा दिए। अब हमें तो नहीं लगता है कि आनुवंशिक वाला चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटना चाहिए।
अनुवांशिक वाला ना एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटने वाला, एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा सही से पढ़े होंगे तो प्यारे बच्चों 23 में 23 सही हुआ होगा आपका, 23 में 23 सही, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए ये चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया, द एंड हो गया प्यारे बच्चों। अब अगली क्लास में ना कल, अच्छा कल का बात करते हैं, तो हम केमिस्ट्री शुरू करने के लिए बोले थे ना, केमिस्ट्री का जो पहला क्लास है वो कल हम करवा देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पहला क्लास कल हम यूट्यूब पर करवा देंगे। और परसों प्यारे बच्चों बायोलॉजी का 8वां नंबर चैप्टर कंप्लीट, यानी कि परसों आपका बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा, परसों आपका बायोलॉजी पूरा खल्लास, पूरा समाप्त हो जाएगा। आज रात में हम इसका नोट्स भी आप लोग को दे देंगे, इस चैप्टर का नोट्स आज रात में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए, बायोलॉजी का जहां तक पढ़ाई हुआ है, जहां तक का नोट्स भी मिल जाएगा, बायोलॉजी अपना समाप्त हो गया। अब प्यारे बच्चों हमारा फिजिक्स भी समाप्त हो चुका है, बच गया है केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, तो पूरा साइंस हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स समाप्त हो गया, बायोलॉजी समाप्त हो गया, सिविक्स समाप्त हो गया, हिंदी भी लगभग समाप्त होने के कगार पर ही है, ठीक है ना। 5-6 दिन का कोर्स बचा हुआ है हिंदी में, संस्कृत में भी वही 5-7 दिन का कोर्स बचा हुआ है लगभग। प्यारे बच्चों हमारा साइंस, सोशल साइंस में सिविक्स, हिंदी, संस्कृत, ये हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला है, समझ गए ना। तो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस प्यारे बच्चों लगभग समाप्त हो गया, सिर्फ एक क्लास और लगेगा और आपका बायोलॉजी समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए, और हाँ, तो 10th क्लास का बायोलॉजी तो समाप्त कर लिए, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी फिर अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। और अगली क्लास में केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर कल शाम में करवाएंगे। और हाँ, जाते आते बता दें, कल शाम से ना आपका क्लास कितना बजे से होगा? 6 बजे से। कल शाम से आपका क्लास जो होगा वो 6 बजे से ही होगा, याद रखिएगा, 6 बजे से आपका क्लास होगा, ठीक है। 6 बजे शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और 7:30 बजे से गणित होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अच्छा चलिए सर, बुक कब लॉन्च होगा? सर बाबू बोले हैं ना कि इस सप्ताह में आपको हम डेट बता देंगे, इस सप्ताह में आपको हम डेट बता देंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में जबरदस्त तरीके से आपको केमिस्ट्री का एक पहला क्लास लेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।